बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। नई सुबह, नए आगाज और नए अंदाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सियासी मैदान में बहुत कुछ हो रहा है, खेलों के मैदान में बहुत कुछ हो रहा है, मौसम की बहुत तब्दीलियां हो रही हैं। ओमिक्रॉन के हवाले से क्या आ रहा है, ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर क्या कर रहे हैं, बहुत सारी खबरें हैं आज सुबनामा में शाहजेब। बिल्कुल, और सुबनामा में पहली खबर हम शामिल कर लेते हैं सियासी मैदान से, क्योंकि सियासी मैदान में हलचल मची है। नवाज शरीफ के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। और जैसे कि उन्होंने एक श्योरिटी दी थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो अब ये फैसला किया गया है काबीना की जानिब से कि अदालत से रुजू किया जाएगा। और फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि ये जो ड्रामा रचाया है सेहत का नवाज शरीफ साहब ने, वो दुरुस्त नहीं है। अब काबीना ने इस पर फैसला कर लिया है। तो ये तो सियासी मैदान से पहली खबर हो गई, लेकिन खबर एक और भी आ रही है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। क्या बात है, मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा है कि अब तब्दीली का इशारा उनकी तरफ से आ चुका है, यानी कि सियासी मैदान में काफी हलचल हुई है कल। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि जब सहाफी ने उनसे सवाल किया इस इन हाउस तब्दीली के हवाले से, तो उन्होंने जवाब दिया कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। वो तो पहले दिन से चाहते हैं कि ये नामाकूल हुकूमत चली जाए। अवाम के जो हालात हैं इस हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता, तो ये साफ साफ उन्होंने कह दिया है। साथ ये भी कहा कि दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने का इम्कान कोई नहीं है, रद्द कर दिया इम्कान। बिल्कुल, इरादा ही नहीं है दूर दूर तक। ये बड़ा साफ साफ और बड़े क्लियरली कहते हैं कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे इस दफा। खैर, मरी में स्याहों की अगर दाखिले पर पाबंदी की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो उसमें तौसी कर दी गई है, 6 दिन की तौसी कर दी गई है, क्योंकि अभी भी हालात कुछ ऐसे हैं कि बेहतर है कि अभी लोग वहां का रुख ना करें, क्योंकि बर्फबारी वक्फे वक्फे से चल रही है। जैसे कि महकमा मौसमियात भी बता रहे थे कि अभी इम्कान है 17 जनवरी तक सयाहों की आमद बंद करने का फैसला इसी वजह से किया गया है। और जो साने मरी के दौरान सड़क पर बर्फ गिराकर ब्लॉक करने के जो मुलजिम था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने बताया कि ये मुलजिम जानबूझकर बर्फ गिराता था और वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आता था और फिर पैसे मांगता था। तो अच्छा, उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। रुख है जो कि मेरे ख्याल है हम सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। और देन अगेन ऑब्वियसली कि जरा मौसम का पता चल जाए, हालात का पता चल जाए, हालात का और किस तरह हालात को मैनेज करना है वो भी जरा अगर हो जाए ना शाहजेब, तो आगे जो मजीद टूरिज्म होगा ना वो और बेहतर हो सकेगा। बिल्कुल, इसको बेहतर बनाने की जरूरत भी है और बेहतर करना और भी बहुत सारी चीजों में हमें बेहतरी लाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड हो गया है, 18 अरब रुपए जो है वो डूब गए हैं क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानियों के, जिसको वापस लाने की उम्मीद अब थोड़ी सी जाग गई है। उसकी वजह यह कि आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने FIA साइबर क्राइम से राब्ता किया है और साथ तहकीकात का भी कहा है कि तहकीकात की जाएं। और बताया जा रहा है कि जो बाइनेंस के मुताबिक फ्रॉड की तहकीकात में FIA से मुकम्मल ताउन किया जाएगा ताकि तमाम पाकिस्तानियों के जो पैसे थे तकरीबन 18 अरब रुपए वो वापस आ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है और ये वाकई में किस तरह लोगों ने कैसे पैसा लगाया होगा। लेकिन देन अगेन हम दोनों की तरफ से एक मशवरा है कि नेक्स्ट टाइम आप जिस तरह हमने गुज़श्ता दिनों या कल भी हमने प्रोग्राम किया, आप प्रॉपर रिसर्च करें और प्रॉपर एजुकेशन लेकर, नॉलेज लेकर फिर कहीं अपना जो है ना हक लाल का पैसा लगाएं। क्यों शाहजेब? बिल्कुल, भेड़ चाल ना बने, हर एक के पीछे हम चल पड़ते हैं। कोशिश किया करें, पहले तहकीक करें और देखें कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि मोस्टली जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो बहुत ज्यादा होता है। और लेकिन बाइनेंस पे लोग थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते थे, ये भी वजह है कि बाइनेंस के थ्रू वो बिजनेस करते भी थे क्रिप्टो करेंसी का, और बहुत सारे लोगों ने इससे काफी पैसे भी कमाए हैं। लेकिन जैसे कि अब ये फ्रॉड हो गया है तो इसके बाद अब तहकीकात होना बहुत जरूरी है और उम्मीद करते हैं कि पैसे वापस लौट आए। खैर, मुल्क में जैसे कि हम शुरू में जिक्र कर रहे थे सुबनामा में कि जो कोरोना का फैलाव है वो तेज हो गया है, केसेस में इजाफा हो रहा है। NCOC में भी जो डेली बेसिस पे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए जाते हैं उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि 3 माह बाद एक दिन में 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 4.70% तक रिकॉर्ड की गई है और 13 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं इस कोविड की वजह से। बिल्कुल ऐसा है, 628 मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक है और ये पता होना इसलिए जरूरी है आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स के रियलिटी बता रहे हैं, बार बार आगाह कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा चैलेंज का सामना है। खुदारा ज्यादा अवाम में जाने की कोशिश ना करें, अवॉइड करें, मास्क पहने और अभी भी आपने अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने की पूरी जो है वो अपना मेरे ख्याल है फर्ज अदा करना है। ये फर्ज है आपका
मास्क का इस्तेमाल आप लोग करते रहें। अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो लाजमी लगवाएं। लेकिन अमरीकी माहिरीन ने एक बड़ी अच्छी खबर दे दी है और उससे थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि शायद ये जो वबाई लहर है ओमिक्रॉन की बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। जैसे कि ये बताया जा रहा है अमरीकी माहिरीन की जानिब से कि ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ की वैक्सीन मार्च तक बनाने में कामयाबी हासिल कर ली जाएगी। ये भी कहा जा रहा है फाइजर कंपनी की जानिब से, और ये लहर भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। दोनों खबरें बड़ी अच्छी हैं। ये दोनों खबरें बहुत अच्छी हैं, बट देन अगेन ऑब्वियसली शाज़ेब इस वक्त जो राइजिंग नंबर है उसको हमें भी कंट्रोल करना है और इस खबर के आने का इंतजार नहीं करना बल्कि अपना फर्ज अदा करना है इंडिविजुअल बेसिस पे। तो मेरे ख्याल है ग्लोबली कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन अगर हम मुल्की खारजा पॉलिसी की बात हो जाए शाज़ेब, तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर, इस वक्त वो इंटरनेशनल टूर पे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल हमारी जितनी भी कंट्रीज दुनिया में हैं उनके साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की और भी बहुत बेसिस बन रहे हैं। बिल्कुल, वो कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक का रुख भी कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए। पहले उन्होंने रोमानिया का रुख किया था, उसके बाद अब वो पहुंचे हैं स्पेन, जहाँ पर जो ताल्लुकात हैं उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह का रवाबित को बढ़ाने की जरूरत पर जोर भी दिया गया है। तो ये उनकी मुलाकातें इस वक्त जारी हैं और जो हम मनसब हैं वहाँ के उनसे मुलाकात भी उनकी हुई है। तो ये तो चल रही है हमारी खारजा पॉलिसी। पहले सेगमेंट का आगाज करते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में सेहत कार्ड का जिक्र करते रहे, सेहत कार्ड के हवाले से काफी खबरें भी सामने आ रही हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है, कुछ ऐसी इतलात भी सामने आ रही हैं कि सेहत कार्ड पर कोरोना, डेंगू, कुदरती आफात और दहशतगर्दी में जख्मी होने वालों का इलाज नहीं हो सकेगा। तो क्या ऐसा ही है? और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि सूबे में जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और इन मामलों पर क्या सोचा जा रहा है, किन बातों पर गौर किया जा रहा है, तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। यास्मीन साहिबा, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आमदीद करेंगे और यकीनी तौर पर आपका जो हेल्थ कार्ड है वो ये लाना पंजाब में काबिल तारीफ अमल है, लेकिन इसके साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कुछ का इलाज भी इस पर हो चुका है, लेकिन कुछ इदाद शुमार आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ कि अब तक कितने लोगों का इस पर इलाज हो सका है या उन्होंने फायदा उठाया अब तक? ये यानी इसको शुरू किए हुए 2019 की जनवरी से हमने ये शुरू किए थे। 2020 की जनवरी में 36 के 36 लाख के अंदर तो तकरीबन 30% आबादी जो गुर्बत की सतह से नीचे रहती थी उनको कार्ड दे दिए गए। 2021 की मई के अंदर डीजी खान डिवीजन और साहिवाल डिवीजन जो है इनको भी मुकम्मल तौर पे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इनकी हो गई थी, यानी हर खानदान जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल था उनको सेहत कार्ड मिला। लोगों ने कार्ड इस्तेमाल करने शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन रेट जो है वो उनकी तकरीबन 97% है, क्योंकि हम खास तौर पे इसको मॉनिटर भी करते हैं। और जो अच्छी बात सामने आई है वो ये है कि वो आदमी या वो लोग, वो गरीब खानदान जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने दिल के ऑपरेशन करवाए, उन्होंने अपनी वैसे जो ऑपरेशन शेड्यूल थे जो वो नहीं करवा पा रहे थे इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं थे, वो ऑपरेशन उन्होंने करवाए। और अब तक कोई तकरीबन 7 लाख से ज्यादा फैमिलीज जो हैं ये इस कार्ड से मुस्तफीज हो चुकी हैं, जिसके अंदर आंखों का ऑपरेशन और फिर जिस तरह आपने खुद जिक्र किया है कि दिल के ऑपरेशन तो एक हमारा निजी हॉस्पिटल जो लाहौर में है, हमीद लतीफ हॉस्पिटल, उसके अंदर दिसंबर के महीने के अंदर 500 दिल के जो इमराज हैं उनके लिए स्टेंटिंग, दिल के ऑपरेशन, कोई तकरीबन 500 प्रोसीजर्स वहाँ हुए हैं कार्ड के ऊपर। तो कार्ड का यकीनन लोगों को बहुत फायदा हुआ है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग इसी तरह इससे फायदा उठाते रहेंगे। वजह यह है कि हुकूमत का काम है, हमें आपको पता है इस बात का कि हमारे लोग जो हैं वो 70% जो हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस पे करते हैं और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम किसी तरीके से उनको ये पैसे दें ताकि वो अपने निजी अस्पताल जो हैं उनकी भी सहूलत दे सके। तो इसका फायदा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि अभी शाहजेब ने भी मेंशन किया था कि इस कार्ड पर जो है जितने भी बेसिकली एक्सीडेंट्स वाले हैं, आफात के हवाले से, डेंगू वाले, कुदरती आफात के साथ साथ कोरोना वाले या दहशतगर्दी में कोई अगर जख्मी होता है, उन लोगों का इलाज नहीं होगा, इसमें कोई सदाकत है? अगर डेंगू के साथ रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी जिसके लिए अस्पताल में दाखिले की जरूरत है, प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स के लिए
अस्पताल में दाखिले के बाद उनको इलाज की जरूरत है, बिल्कुल होगा। इसी तरह अगर कोविड की वजह से निमोनिया हो गया है, मरीज को अस्पताल में दाखिल हुआ है, तो डेफिनेटली उसकी भी ट्रीटमेंट होगी। ये जो इस तरह की बात की जाती है, मैंने वैसे ओवरऑल बात की, पेंडेमिक से सच कवर नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होते हैं ना पेंडेमिक के। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मरीज को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़े और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, तो उन कॉम्प्लिकेशन तो सारी कवर्ड है उसके अंदर। मतलब आप अगर दिल के इमराज आपने कवर कर दिए हैं, आपने फेफड़ों के इमराज कवर कर दिए हैं, आपने जिगर के इमराज कवर कर दिए हैं, आपने गुर्दों के इमराज कवर कर दिए, तो यू आर एक्चुअली गिविंग कवरेज फॉर एवरीथिंग। न्यूरो जो आपके न्यूरो सर्जरी, न्यूरोसाइकेट, सब कुछ, न्यूरोफिजिशियन, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर की। यानी अगर कोई दिमाग का ऑपरेशन होना है, खुदा ना खासा चोट लग गई, कोई हादसे की वजह से उसका ऑपरेशन होना है, वो सारा। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कराची के बाद लाहौर में भी, पंजाब में भी जो कोविड के केसेस हैं, खासतौर पर ओमिक्रॉन की जो लहर है, उसके केसेस में काफ़ी इजाफा हो रहा है, शरह में भी इजाफा हो गया है। इसके बाद पंजाब हुकूमत कुछ सोच रही है लॉकडाउन की तरफ जाने का या कुछ और इकदाम उठाने का? देखिए, अभी तक तो जो इन्फेक्टिविटी रेशियो है वो डेफिनेटली बढ़ गया, और लाहौर के अंदर तो 7 के करीब 7+ पे हो गया है, और नेचुरली लेकिन पूरे पंजाब के अंदर 5.5 के करीब हमारा इन्फेक्टिविटी रेशियो जा रहा है। इन्फेक्टिविटी जब बढ़ती है, शुक्र है खुदा का कि उस तरह की जिस तरह हॉस्पिटल एडमिशन पहले थी, हॉस्पिटल एडमिशन शुरू जरूर हुई है, लेकिन उस तरह की तेजी से नहीं बढ़ रही जिस तरह पहले वेव्स में थी। तो उम्मीद है कि जिस तरह ओमिक्रॉन के बारे में कहा जाता है कि फैलता तो बहुत तेजी से है, लेकिन शायद बीमारी की शिद्दत उस हद की नहीं है। वक्त तो टाइम बताएगा, लेकिन अभी सिचुएशन मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है। हमारे 25 से 30% बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, बाकी हमारे पास कैपेसिटी हॉस्पिटल्स के अंदर भी है, और हर तरीके से हम इसकी हिफाजती तदाबीरें भी कर रहे हैं। और आपके सामने है कि वैक्सीनेशन का काम जो है वो हमने बहुत तेज कर दिया। वजह यह है कि आप जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन देंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को वबा से बचाएं, और खुदा न खास्ता अगर ये इंफेक्शन लग भी जाए, तो कम से कम ये बात पक्की है कि 99% लोगों के अंदर उस बीमारी की शिद्दत उस तरह की नहीं होती जिस तरह अनवैक्सीनेटेड लोग थी। थैंक यू सो मच। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने थैंक गॉड ये क्लियर कर दिया, क्योंकि ये खबरें आ रही थी शाहजेब कि भाई कोरोना को या डेंगू के पेशेंट्स को या आफात में या दहशतगर्दी में जख्मी होने वालों का इलाज नहीं होगा। तो एक बार मतलब मैं खुद भी परेशान हो गई थी कि मतलब फिर किसका इलाज होगा। वो कह रही है कि अगर आपके डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं या आपकी कंडीशन खराब हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो कार्ड इस्तेमाल हो सकेगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी सबसे पहले पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, ये तमाम चीजें आपने क्लियर की, ये जानना बहुत जरूरी थी हम सब के लिए, खासतौर पर जो पंजाब के और लाहौर के लोग हैं बड़े कंसर्न होते हैं इस बारे में कि लॉकडाउन के जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, क्योंकि केसेस में इजाफा हो रहा है, तो सबने अपने प्लान करने होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अब ये बात करते हैं कि प्लानिंग के मुतालिक ही है कि जिस तरीके से जदीद होती जा रही हैं चीजें, जो पुरानी हमारे जो तरीकेकार थे वो बदलते जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है हर चीज को कंप्यूटराइज करने के लिए, बेहतर करने के लिए। आई एम लविंग इट शाहजेब। जो आइडिया इस वक्त हम आपसे शेयर करने वाले ना, वो एक अमेजिंग खबर है, और वो ये है खबर कि अब जो निकाह, जो बेसिकली निकाह लिखा जाता था, वो हर चीज रजिस्टर होती थी, आपके सामने फिजिकली एक बंदा आ रहा है, नो उसमें आपको किसी का पता नहीं चलता था कौन इंसान कितना जो है वो आपके साथ ईमानदारी से पेश आ रहा है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अब हर चीज आपकी स्कैनिंग में आ जाएगी। गवाहान जो होंगे, आपके वकील जो होंगे, आपके तमाम लोग जो आपके निकाह में शामिल होंगे, वो उनका हर चीज कंप्यूटराइज्ड तरीके से ऑनलाइन जो है वो रिकॉर्ड होगा शाहजेब। यानी कि अगर कोई फ्रॉडिया होगा वो भी पकड़ा जाएगा, और ये बताया जा रहा है कि नया निजाम मुतारफ कराया जा रहा है। इस नए निजाम में रजिस्टर की जगह एक टैबलेट दिया जाएगा, एक टैब दिया जाएगा, और उस टैब पर ही निकाहनामा होगा, और उसी तरीके से जो इमाम मस्जिद होंगे या जो भी निकाह पढ़ा रहे होंगे वो जो है वो तस्वीर भी खींचेंगे गवाहान की, और जो दुल्हा है उसकी तस्वीर खींचेंगे। इस तरीके से बायोमेट्रिक भी होगी, और ये भी पता लग सकेगा सारा डाटा मेरे ख्याल में नादरा के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि पूरा डाटा उनका मिल सके कि कोई उनका जो है वो ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है
शाजीब अगर कोई वो भी मुकदमात तो नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, अगर कोई जो है वो फर्ज करें डोरमेंट हुआ हुआ है किसी का अकाउंट या उसके जो नाम पे कोई अगर FIR भी दर्ज है ना, तो वो भी चीज वहीं के वहीं ऑनलाइन आ जाएगी। दिस इज सो अमेजिंग। निकाह पढ़ाने के लिए निकाह ख्वाह का अकाउंट बनाया जाएगा, मतलब हर चीज अब जो है ना वो उस पर आ जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी। और इमाम मस्जिद को लोकल गवर्नमेंट वाले एक माह का कोर्स भी करवाएंगे ताकि टैब पर जो निकाह पढ़ाने के लिए निकाह ख्वाह का अकाउंट है वो बनाया जाए, उस तरीके से उसको सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सके। तो इस पर कोशिशें हो रही हैं और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमें शो में ज्वाइन कानूनी माहिर एडवोकेट रमशा चौधरी साहिबा ने। रमशा साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। रमशा साहिबा बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बताइएगा कि निकाह रजिस्टर की जगह आप टैब का आना और बायोमेट्रिक जैसी चीजें लाजमी होना, आप इसको किस तरह देखती हैं? ये बहुत अच्छा कदम है, ये कैसे आगे चलेगा? थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। फर्स्टली तो बात ये है कि देखिए, वी आर लिविंग इन द 21st century. We are moving towards an advanced technological life. हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास एक्सेस टू नेट है। तो टू से कि अब हम लोग पेपर्स या कागज़ के साथ बाउंड रहें इज़ नॉट प्रैक्टिकल एनी मोर। अब बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई या छोटी कंपनीज हो गई, सब ने अपना रिकॉर्ड, अपना डेटा जो है वो कंप्यूटर्स में फीड किया हुआ है और उसको बैकअप किया हुआ है। So I think this is a very good step that they are taking. एक तो देखें निकाह, बेसिकली जो निकाह होता है उसका जो, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले दे दूं, निकाह की कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमारी इस्लामिक कंडीशंस हैं। उसमें हम लोग पहले इजाब होता है विच इज़ द प्रपोजल, देन इट इज़ एक्सेप्टेंस, कबूल करना होता है। उसमें आपके 2 गवाह होने चाहिए और फिर गवाहान जो है दे नीड टू बी एडल्ट मेल्स एंड दे नीड टू बी ऑफ साउंड माइंड, और उसके बाद आपने डावर साथ फिक्स करना होता है। सो दीज आर द इस्लामिक कंडीशंस, और उसमें एक सुन्नत ऐड हो जाती है जिसको हम जिसमें वलीमा करना होता है। सो इसके अलावा दिस इज नाउ द इस्लामिक लॉ नाउ। अगर हम अपने लैंड की रिक्वायरमेंट्स देखें, हमारे जो कस्टम्स, हमारे वैल्यूज जिसको हम लॉ ऑफ लैंड कहते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। तो ये एक अमेंडमेंट इन द लॉ ऑफ लैंड आई है जिसके अंदर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम in which the nikah person जिसने करवाना है मौलवी ने, वो he will have a tab. Now that tab will be linked to नादरा directly. So आप जिस टाइम निकाह पढ़ाएंगे उस टाइम सारा कुछ शिनाख्त हो जाएगा। अब मैं आपको रेफरेंस देती हूँ निकाह नामा पेपर का, जिस पे हम लोग निकाह साइन करते हैं। उसके ऊपर भी कॉलम्स बने होते हैं। फर्स्ट कॉलम जिसमें लड़के की सारी डिटेल्स वो हमने डाली होती हैं, फिर लड़की की सारी डिटेल्स, फिर विटनेसेस की सारी डिटेल्स, देयर आर ऑल दीज कॉलम्स जिनको हमने फिल आउट करना होता है। सो ऑल्दो दिस टैब विल बी इंट्रोड्यूस्ड, ये कॉलम्स इनडायरेक्टली फिल हो रहे हैं। गवाहान का जब शिनाख्ती कार्ड स्कैन किए जाएंगे तो ये वही बात होगी कि हम उनसे पूछ के डिटेल्स हम पेपर पे पहले लिखते थे, लेकिन अब वही डिटेल्स हम नादरा में डायरेक्ट चेक कर लेंगे। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, बिकॉज नादरा में ऑलरेडी फैमिली ट्रीज बनते हैं आपके, तो ये फैमिली ट्रीज के लिए, फैमिली ट्रीज या आपकी पूरी जो हिस्ट्री होती है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर बता दें, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि वो साथ साथ अपडेट होते रहेंगे। हम निकाह करने के बाद भी रजिस्टर कराने के लिए नादरा ही जाते हैं, नादरा से ही राब्ता करते हैं, तो ये रजिस्टर भी अब ऑनलाइन ही हो जाएगा। अब आपको अलग से नादरा से कुछ भी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होगी। जी, लाइक पहले यही होता था कि यू हैव टू टेक द निकाह फॉर्म की कॉपी टू योर स्पेसिफिक यूनियन एज वेल, यू हैव टू टेक इट टू नादरा एज वेल, देन गेट अ मैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉम देम। वो उर्दू में वो उर्दू में देते हैं, फिर उसको अपने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवाना होता है। प्लस एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती थी, जो लड़कियां शादी करके फॉरेन जाती थी, उनके लिए इट वाज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। उनको एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ते थे टू गेट अ न्यू मैरिज सर्टिफिकेट और उसको अपडेटेड इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। प्लस नादरा का प्रोसेस इन पर्सन इज रिलेटिवली स्लो। तो इफ दिस स्टेप इज टेकन कि अगर हमारा ही टाइम, आवाम का ही टाइम बचाया जा रहा है कि डायरेक्ट आपको नादरा के साथ लिंक कर दिया जाए, आपके सारे काम उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट हो जाए ड्यूरिंग द निकाह, देन आई थिंक इट इज अ वेरी गुड स्टेप। प्लस इसके काफी ज्यादा फायदे भी हैं।
रमशा और भी सवाल करना था मुझे, ऑब्वियसली एक बहुत जरूरी सवाल, और मैं समझती हूँ लोगों को ये पता होना चाहिए कि अक्सर हम देखते हैं लोगों के साथ जो फ्रॉड बहुत होता है। अच्छा, अब आप ये कह रही है ना कि बाहर जाने वालों और वालियों के लिए भी बड़ा एक टेंशन होता था, ऑब्वियसली उसमें भी फ्रॉड का एक बहुत जो है ना बड़ा आंसर नजर आया, हिस्ट्री में हमने देखा, और ऑब्वियसली मैंने भी बहुत केसेस कवर किए। लेकिन यहाँ पर भी बहुत फ्रॉड होते हैं। निकाह के वक्त पता नहीं होता कौन इंसान कितना है, वो बताता है कि जी मैं इतना अमीर हूँ, मेरे तो ये घर वाले हैं, मेरे ये माँ बाप हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, ये मेरा अपना जो है ये मैं इस तरह दे रहा हूँ, जो भी पैसे वगैरह है। लेकिन देन अगेन उसकी दरहकीकत कुछ भी नहीं होता था, दरअसल में कुछ भी नहीं होता, वो इंसान एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता था। और वो निकाह जिस तरह आप बता रही हैं, लेंदी प्रोसेस, उनके बेसिस पे एक विक्टिम को कुछ पता नहीं होता था। उन फ्रॉड से बचने के लिए ये नया जो स्टेप है वो कितना बड़ा कैरेक्टर अदा करेगा? जी रमशा। देखिए, पहली बात तो ये कि जब निकाह हम लोग ओरली लिखते थे, अगर एक बंदा उसकी ऑलरेडी 2 या 3 शादियां हुई हैं तो वो भी साथ लिख देता था कवारा हूं मैं। तो एक तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इससे खुफिया शादियां बच जाएंगी। अब हमारे कितने सियासतदान भी हैं जिनकी खुफिया शादियां हुई हैं, वो भी सामने आ जाएंगी अब इस प्रोसेस के बाद। तो ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। अच्छा, ये खुफिया शादियों का आप जिक्र कर रही है, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग टैक्स नहीं देते, जो टैक्स चोर हैं, वो भी मौके पर ही गिरफ्तार हो जाएंगे। क्या ऐसा भी है? हाँ, मौके पे गिरफ्तार तो नहीं होंगे, बट ये है कि आपकी जो फैमिलीज होती हैं, गर्ल की फैमिली होती है, उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन द स्पॉट के वो बच जाएंगे, उनको आइडिया हो जाएगा। बिकॉज देखिए, जब आपका प्रपोजल आता है तो मोस्ट थिंग्स आपकी नजर से नहीं गुजरती हैं। आप यू नेवर इवन थिंक ऑफ गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, या आप किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें, या आप उनका एफबीआर से टैक्स रिकॉर्ड निकलवा के चेक करें। तो मोस्टली पेरेंट्स या इन्वेस्टिगेशन जब लड़की के रिश्तों की करते हैं तो लोग डोंट डू दैट। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप कि एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपके विटनेसेस क्या उन पे कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है। बिकॉज आपने जब विटनेसेस लेने हैं तो आपने ये भी देखना है कि इज द कैरेक्टर ऑफ द विटनेस गुड। आपने ये चीजें भी कंसिडर करनी होती हैं। फिर ऑब्वियसली ये तो नहीं हम आप कह रहे कि क्रिमिनल्स को बिल्कुल जी वी आर नॉट सेइंग दैट क्रिमिनल्स को अलाउड ही नहीं है निकाह करना। शरई तरीके पे दे कैन डू इट, बट हमारा कस्टम, ये जो हमारा लैंड का लॉ है, दिस विल काइंड ऑफ प्रिवेंट देम, ताकि लड़की की फैमिली के साथ फ्रॉड ना हो। ये लड़की के लिए नहीं बोल सकेंगे। बिल्कुल, एडवोकेट रमशा चौधरी, मैं ये नहीं कह रही क्रिमिनल निकाह नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर जो जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है ना, वो उस फ्रॉड से बच जाएंगे कम से कम। तुम ये पॉइंट कैसे इग्नोर कर सकते हो कि लोग फ्रॉड से बच जाएंगे? लोग फ्रॉड से बचेंगे, और वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एडवोकेट रमशा चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सबसे पहले पाकिस्तान में रहनुमाई फरमाई इस मामले पर। बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं। थैंक यू सो मच रमशा वंस अगेन। और बड़ा ग्रेट, हम दोनों को बहुत ही, मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है और इतनी जबरदस्त बात है ना। लेकिन मैं बताएंगे इस वक्फे के बाद। स्टे विद अस, अभी वापस आते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में शाज़ेब और माया को दीजिए छोटे से वक्फे की इजाजत। बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाज़ेब अहमद के साथ। और हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पर बात हो रही थी, तो एक और बहुत अच्छा कदम उठाया गया और इनकलाबी कदम है ये, हिस्ट्री का इनकलाबी कदम है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में पहली बार बैरून मुल्क जान बहक होने वाले शख्स का जिगर पाकिस्तानी मरीज को कामयाबी से लगा दिया गया है, वो सेहत याब भी हो गए हैं। और ये बताया जा रहा है पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर के सरबरा डॉक्टर फैसल सऊद डार के मुताबिक अबू धाबी में जान बहक होने वाले पाकिस्तानी का जिगर और गुर्दे खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाए गए और इस तरीके से ये अज़ाका अतिये के जरिए 2 पाकिस्तानी मरीजों की जान बचाई गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, सच अ ग्रेट न्यूज़। वाकई 2 नई जिंदगियां। देखे ना, किसी का जाना, इस दुनिया से मुंतकिल होना, इंतकाल फरमाना, और किसी 2 लोगों के लिए उसका जाना जो है कैसे वो वसीला बने, यानी कि जाने के बाद भी उनका सदका जारिया भी और फिर सवाब भी वो कमा रहे हैं। और 2 लोग जो जिंदा बच गए, वो एक, मेरा ख्याल है उनके लिए भी एक मिरेकल से कम तो है ही नहीं शाज़ेब। बिल्कुल मिरेकल है ये, और इसीलिए इसको हिस्ट्री का, मेडिकल हिस्ट्री का इनकलाबी कदम कहा जा रहा है। तो इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नजमुल हक ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये किन मरीजों को लगाए गए हैं और अबू धाबी से ये जिगर और गुर्दे पाकिस्तान कब लाए गए थे?
बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट है, और इसलिए कि देखें, नॉर्मली जब कैडावेरिक ट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन हम हार्वेस्ट करते हैं ब्रेन डेड इंडिविजुअल से, तो वो लैंड के ऊपर ट्रांसपोर्ट होते हैं या विद इन कंट्री होते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर लिवर और किडनी शेयरिंग ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। वजह यह कि जैसे ये ऑर्गन्स आप रिट्रीव करते हैं तो एक ख़ास घंटों के अंदर आपको ये ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं, वरना ये ज़ाया हो जाते हैं। और इसमें वो कहते हैं दी क्लॉक इज़ दी एनिमी इन लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो इसलिए जब हमें कॉल रिसीव हुआ जुमे की रात को 11 बजे, उसके बाद से लेके जब ट्रांसप्लांट हुआ तो तकरीबन 20 टीमों ने इस सारे प्रोसेस में हिस्सा लिया। और ये एक ऐसे फेरी टेल लगती है, मुझे परियों की कहानी लगती है, जैसे किस तरह ये हुआ। और सारे टीमों की मद्देनजर सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे हम ये 2 जानें बचाएं। तो पाकिस्तान में हमारे पास एक किडनी का मरीज और एक लिवर का मरीज ऐसा था कि उसको अगर हम ये ग्राफ ना लगाते, उनके डोनर मौजूद नहीं थे, तो वो उनकी जान जाने का खतरा था। और जब हमें कॉल रिसीव हुई तो हमने तकरीबन सारी टीमें अरेंज करके यूएई ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन टीम और उनकी जो सेहत का महकमा है, उन्होंने इसमें ज़बरदस्त काम किया। क्लीवलैंड क्लिनिक एट अबू धाबी, जहाँ पे ये मरीज़ वेंटिलेटर के ऊपर था, वहाँ से फिर उनके ऑर्गन्स को हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमने एयरलिफ्ट किया दुबई एयरपोर्ट से एक स्पेशल 5 सीटर जेट में हमने वहाँ से लाहौर एयरपोर्ट के लिए उसको बुक किया। यहाँ पे हमारी जो PKLI की टीम थी और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीम ने वो ऑर्गन उनसे रिसीव किया, PKLI ट्रांसपोर्ट किया, और इस दौरान हमारी टीम में स्टैंड बाय पे थी। और 10 बजे के करीब रात को हमने किडनी का ट्रांसप्लांट फिनिश किया और 12 बजे रात को हमारा लिवर ट्रांसप्लांट कामयाब। सो ये बिल्कुल कितना टाइम था बीच में? ये तकरीबन 3.5 घंटे का हमारा एयर टाइम था जो ट्रैवल का है, फ्लाइंग का। और ये तकरीबन 8:36 पे उन्होंने ये हार्वेस्टिंग की सुबह, और हमने यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 4:30 बजे उन्होंने ये ऑर्गन डिलीवर किए, और हमने 10 बजे किडनी ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया, और रात 12 बजे हमने किडनी लिवर ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया जी। और डॉक्टर साहब, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन, ये सब ध्यान रखना, ये ट्रांसप्लांट करना, ये कितना कॉस्टली होता है वैसे? ये इस पे ह्यूज कॉस्ट है। ये जो जेट उन्होंने हायर किया था, ये तकरीबन $3000 पर आवर चार्ज करता है। लेकिन ये यूएई की जो गवर्नमेंट है और यूएई के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टीम है, उन्होंने ये जिम्मा उठाया कि वो ये सारी कॉस्ट जो है ना खुद बेयर करेंगे। वो एक कोलैबोरेशन हमारे उनके साथ है कि क्रॉस बॉर्डर हमारे विद इन द रीजन, सऊदी अरब, कुवैत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जॉर्डन, हम कैसे ये कैडावेरिक डोनेशन को यहाँ पे आम करें और जाने बचाने की कोशिश करें। तो इसका एक कोलैबोरेशन का एक पार्ट था। यस एब्सोल्युटली। बहुत डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम बात जो कि उस पर आप ही तवज्जो दिला सकते हैं और हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं ताकि आवाम और पूरी दुनिया को इस बात का नॉलेज भी हो, अवेयरनेस भी फैले कि एक शख्स, एक इंसान जो इस दुनिया में नहीं है या उसके मरने के बाद उसके ऑर्गन्स दूसरों की जिंदगी बचाने और संवारने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये तवज्जो दिलाने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। जी देखें, इसमें तो कोई राय दो नहीं हो सकती कि कैडावेरिक डोनेशन, देखें सारी अमेरिका में 6000 कैडावेरिक लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, यूरोप में सारों में तकरीबन 7000 साल के। यही बात कर रहे थे हम लोग। बिल्कुल जी। लेकिन पाकिस्तान में कैडावेरिक डोनेशन का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है। हालांकि इसके ऊपर हमारी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बिल पास हुआ है। 10 साल तक हम सेफ एंड लीगल ट्रांसप्लांटेशन के लिए लड़ते रहे हैं, और ये बिल मौजूद है। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के सारे सूबों में उनके ऑफिसेज हैं, और हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर बहुत कोशिश हो रही है। और पंजाब गवर्नमेंट की इस वक्त मेरे ख्याल में फाइनल प्रिपरेशन में है, और ये कोलैबोरेशन जो यूएई गवर्नमेंट के साथ है कि हम कैडावेरिक ट्रांसप्लांटेशन कैसे पाकिस्तान में लाएं। और मेरा ये ख्याल है उसमें पब्लिक अवेयरनेस जी उसके बड़े पार्ट्स हैं। ये एक बहुत ही मजबूत प्रोग्राम होगा कि जिसके अंदर लोगों को ये बताया जाए कि वो अपने खून से आज़ाद दे सकते हैं। कॉर्निया, पेंक्रियास, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, ये सारा ट्रांसप्लांट हो सकते हैं और किसी की जान बच सकती है। तो ये अवेयरनेस बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं इस तरफ ही आ रहा था कि किसी की जान बच सकती है, ट्रांसप्लांट्स भी हो सकते हैं।
डोनेट किस तरीके से किया जा सकता है, प्रोसीजर क्या होता है अगर कोई भी डोनेट करना चाहता है अपना कोई भी ऑर्गन, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, उसका तरीका ये होता है कि आप फर्ज करें मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन डोनेट हो, तो इसको एक एडवांस डायरेक्टिव कहते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर या उनके लाइसेंस के ऊपर ये लिखा होता है कि ये डोनर है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे जब आपका और ये ऐसा नहीं है कि घर में किसी की डेथ हो गई और उससे आपने आर्गन निकाल लिए, ये सिर्फ खास कंडीशन में ये आर्गन वैलिड होते हैं। जैसे ब्रेन डेथ हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, लोग वेंटिलेटर पे चले जाएं, तो ये आईसीयू सेटअप में ये आर्गन जो है ना रिट्रीव किए जा सकते हैं। जहाँ पे आपने ये फैसला कर लिया है कि कोई एक आदमी जिसका हार्ट बीटिंग बंद हो गई है या जिसका ब्रेन डेड हो गया है और उसको आपने वेंटिलेटर से उतार के डिक्लेयर करना है डेड, ये वो लम्हा होता है जिसके अंदर फिर हमने ये फैसला करना होता है। तो इसके लिए उनकी फैमिली के साथ काउंसलिंग, और दूसरा ये कि ये फिर लगेगा किसको। इसका जो जितने भी आपके ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं वो एक वेटिंग लिस्ट जनरेट करते हैं जिसके ऊपर मरीजों के नाम लिखे होते हैं। एक मैचिंग प्रोसेस होता है कि ये गुर्दा अवेलेबल है, वो कौन से मरीज को लगेगा। तो ये पूरा एक निज़ाम होता है जिसके अंडर ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मैचिंग प्रोसेस होता है जी। और जिन 2 मरीजों को ये लगे और वो सेहतयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, उनका क्या रिस्पांस है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनका क्या कहना है, हमारे साथ वो भी शेयर कीजिएगा प्लीज। मैं सिर्फ एक जो लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज की वो जो वाइफ है उसका बता देता हूँ कि उसने ये कहा कि मैं रात को दुआ कर रही थी कि उसका जो बेटा था वो पोटेंशियल डोनर था, लेकिन उसका फैटी लिवर था तो वो दे नहीं सकता था। तो उसने कहा कि या अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल कि मेरे बेटे का ऑपरेशन भी ना हो और मेरे शोहर की जान भी बच जाए। तो कहते हैं सुबह जब हम आए तो आपने फ़ोन किया कि ये लिवर अवेलेबल है, तो उसके बेटे का ऑपरेशन भी नहीं हुआ और उसके शोहर भी बच गए। तो अल्लाह ताला जब देता है तो फिर ऐसे तो ये बिल्कुल और ये हिस्टोरिक इसलिए है कि देखें वो यूएई की गवर्नमेंट भी हैरान है कि पीकेएलआई की टीम ने ये सारा कैसे कोऑर्डिनेट किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कितना ताउन किया, पीआईए ने ब्लड वहां से उठा के हमें दिया। मैं सारा वक्त पीआईए को क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन उन्होंने वहां से कैसे ब्लड उठा के लाहौर एयरपोर्ट पे हमें पहुंचाया पहले क्रॉस मैचिंग के लिए। दैट इज एन अमेजिंग, जबरदस्त। जो उसकी सारी टीम में यूएई हम देख रहे हैं मनाजिर, ये खुद इतने ज्यादा इमोशनल डॉक्टर साहब के वाकई में फख्र अलग महसूस हो रहा है। अल्लाह के शुक्र से जो है वो सर झुक रहा है उसके, लेकिन जाने वाले के अल्लाह पाक दर्जा ढेरों बुलंद फरमाए, क्या वो सवाब कमा गए। और कितना खूबसूरत सिस्टम है ये कि अगर आप जा रहे हैं इस दुनिया से तो आप किसी और को जिंदगी की एक और किरण देकर जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम जब लाहौर एयरपोर्ट पे ये 3:45 पे जहाज़ उतर रहा था, इस दौरान पता लगा कि प्रेसिडेंट का एरोप्लेन जो है ना फ्लाई कर रहा है, तो सिक्योरिटी चेकअप की वजह से वो लैंड नहीं कर सकेगा। हमने प्रेसिडेंट हाउस रब्ता किया, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने उनको कॉल की और उनकी सिक्योरिटी ब्रीच करके वो लैंड किया गया, क्योंकि हमने उनको बताया कि ये ऑर्गन ख़राब हो जाएगा। एंड द प्रेसिडेंट समहाउ वो मैसेज पहुंचा और वो टाइम के ऊपर वो जहाज़ लैंड कर गया। और मैं बताऊं कि मैं बता नहीं सकता कि वो भी सवाब का हिस्सा लाहौर एयरपोर्ट वाले और जो उनकी सिक्योरिटी टीम ने इतना ताउन किया इस सारे प्रोसेस में कि आई थिंक दिस इज अ फेरी टेल, दिस इज एन अमेजिंग। ये चीजें बतानी चाहिए अवाम को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ सामने का पाकिस्तान मेडिकल डायरेक्टर जो है हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर। लेकिन मैं इस वक्त इतनी इमोशनल हूँ शाहजेब के वो उन्होंने बताया कि जब फ्लाइट लैंड करनी थी और एक ऑब्वियसली वो सदर पाकिस्तान का भी उनकी फ्लाइट आई, तो उन्होंने उसको रोक कर जो है, क्योंकि ऑर्गन्स का जो टाइम होना, मैं यही सोच रही थी बिकॉज हम इतना कम टाइम होता है और इतना निक ऑफ टाइम के अंदर यू हैव टू टेक द ऑर्गन टू द पेशेंट, मेकिंग श्योर कि उसका टेम्परेचर ना ड्रॉप हो और उसका जो एक अपना एक टाइम होता है उसके अंडर रहते हुए वो पहुंच गया और 2 नई जिंदगियां। शायद सच एन इमोशनल। डॉक्टर नजमुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये तमाम जो स्टोरी थी, ये खूबसूरत स्टोरी ये शेयर कर रहे थे और जिस कामयाबी से ये ऑपरेशन किया गया उस हवाले से बता रहे थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात एक और शख्सियत से कराते हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड हैं और यकीनी तौर पर जज्बा ईमानी से सरशार ये सिक्योरिटी गार्ड, इन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से 59 साल के उम्र में कुरान मजीद उर्दू और
अरबी ज़बान में कुरान मजीद तहरीर करने की इन्होंने सादत हासिल की है। तो आज हम इनसे ही मुलाकात कराते हैं। नसीब वाले हैं कि जिन्होंने जितना बड़ा जो अल्लाह पाक ने इनसे काम लिया है। शाहज़ेब, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इनके हिस्से में ये ड्यूटी आई और ये बहुत खुश नसीब है कि हम इसलिए खुश नसीब हैं कि हम ऐसे एक इंसान से मुलाकात कर रहे हैं जिसने तकरीबन 60 बरस की उम्र में जो है वो कुरान मजीद तहरीर किया। सुभान अल्लाह। तो हमारे आज खास मेहमान हैं मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, आपको हम खुशामदीद कहेंगे और वेलकम कहते हैं और आपको साथ साथ सलाम भी पेश करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये तहरीर करने में कुरान पाक आपको कितना वक्त लगा, उर्दू में भी और अरबी में भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, 92 वालों का। आपने मुझे मुतअद्दिद गुनाहगार बंदे को इधर बुलाया। तो ख्याल तो मेरा ये था कि मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा। पहले तो मैं उन गुनाहगारों में शामिल हूँ मैं जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा। तो मैं उर्दू पढ़ता हूँ। ख्याल आया कि मैं उर्दू ज़ुबान में कुरान पाक का तर्जमा लिखूँ। मैं लिखते लिखते इसको याद करूँगा। आज जब ये तकरीबन 8-9 माह में कुरान पाक उर्दू का तर्जमा लिखा मैंने, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसको याद करने का इरादा था। आज अगर मैंने ये उर्दू में मुकम्मल किया तो आज ही मुझे ख्वाब में एक इशारा हुआ है कि अरबी में भी लिखो। अरबी में क्योंकि आती नहीं अरबी मुझे, लेकिन फिर भी अरबी में लिखने के ख्याल में ये इशारा हुआ। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये काम तो मुश्किल था लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी। और ये अरबी में जो कुरान पाक लिखा मैंने ये 6 माह 22 में मुकम्मल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ ने मुझे भी चेक किया, वो भी हाफ़िज़ कुरान है, उन्होंने भी काहे बगाए मेरी सपोर्ट की। और भी लोगों ने मेरे काफ़ी सपोर्ट की है। इसको चेक करें तो काहे बगाए ये 6 माह 22 में ये मुकम्मल किया। सुभान अल्लाह। सलीम भाई, क्या आपने ज़बरदस्त आपने कहा आपको इशारा हुआ। ये इशारे अल्लाह पाक अपनी कुदरत के ज़रिए, अपने वसीलों के ज़रिए ज़रूर देता है। अब भी पकड़ने वाले के ऊपर है कि वो इशारा पकड़ता है नहीं पकड़ता। आपने वो इशारा पकड़ लिया, बड़ी बात है। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि इसको लिखने में, इसकी तहरीर उर्दू फिर अरबी करने में आपका कितना, मतलब जाहिर है आपका जो काम है उसके साथ कितना, ये बिल्कुल सही सवाल है आपका कि खर्चा कितना आता है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से वो जिक्र कर रहे हैं कि सपोर्ट ही बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जाहिर है वो एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, एक नौकरी करते हैं और ऐसी नौकरी करने वाले अफराद के लिए बड़ा मुश्किल होता है वक्त निकालना, सब कुछ मैनेज करना, ऐसे में सपोर्ट, ड्यूटी भी करना, ये काम भी करना, कैसे मैनेज किया, घर भी चलाना, फिर ये काम भी ऑब्वियसली बड़े अदब की भी, कहते हैं ना कि हमारे रूहानी सिलसिलों में कि ये मामला बड़े अदब के होते हैं। तो ये अदब के मामलात हैं। तो ये आपका कितना खर्चा आया? लाइक शाहज़ेब ने भी आपसे पूछा। जी भाई, ये कोई खास अंदाज़ा नहीं है कि कितना खर्चा है कितना नहीं है। ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से गैबी मदद है, उसका काम है, उसके नबी का काम है। मैं गुनाहगार तो बात लिखता हूँ, मुझे तेरे कुरान पाक से इतनी दी मोहब्बत है कि मैं इसको लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। बिल्कुल आपको मोहब्बत है। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि आपको घर वालों ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन साथ यहाँ पर ये जानना ही बहुत जरूरी है कि जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, जहां पर आप ड्यूटी करते हैं, जब आपने उनको बताया ये और उनके साथ शेयर किया कि आप इस तरीके से कुरान पाक पर काम कर रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं, उर्दू जबान में भी अरबी जबान में भी, तो उनके क्या जज्बात थे, उनके क्या ख्यालात थे, उन्होंने आपको क्या कहा? मेरे स्टाफ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। बैंक में तो टाइमिंग मुझे मिल जाती हैं, उसमें भी मैं लिखता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का पाक कलाम है। और मेरे मैनेजर मुदत्तर अली साहब, इमरान साहब हैं, वो उन्होंने काफ़ी मुझे हाथ के सपोर्ट किया। मुझे कभी इस काम के लिए उन्होंने मना नहीं किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। बच्चों से थे वो मेरे हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस काम के लिए। अल्लाह आपके साथ ही सबकी सब रखे। अब मैं एक सवाल ज़रा सा थोड़ा सा हटके करूँगी सलीम भाई, कि ज़ाहिर है सिक्योरिटी गार्ड हैं, अब हर इंसान का हम आए दिन यही कवर कर रहे होते हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कैसे इंसान का गुजर बसर होगा। अगर हम कम से कम भी तनख्वाह लेते तो आई एम श्योर उससे भी आपकी जो है वो मिनिमम ही होगी। किस तरह गुजर बसर करते हैं, खर्चा कैसे चलाते हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो इसमें आपका कैसे मैनेज हो पाता है सब? तो बेटा आपके सामने ही है जितनी भी है, लेकिन गुजारा करना तो अल्लाह तबारक ताला ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ, वो रिज़्क़ तो वो ही देता है।
गुजारा करने वाले ना करने वाले थे 2-2 3-3 लाख रुपए में भी गुजारा नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का करम है मुझ पे कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 18-20 हज़ार रुपये मुझे मिल जाता है, यही काफ़ी मेरे लिए। मेरा एक बच्चा भी है, वो भी मुझे 5-6 हज़ार रुपये की सपोर्ट दे देता है। शुक्र अल्लाह का, बहुत अल्लाह ताला ने दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिए मोहम्मद सलीम साहब, क्या बात कर दिया आपने कि रिस्क का वादा उसने किया है, वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, कि वाकई अल्लाह पाक ने आपका रिस्क जो है वो उस तरफ ताला ने लिखा है, और जहाँ होगा वो दाना होगा, हम पहुंच जाएंगे उस रिस्क की तरफ। बस दुआ यही है हमारी शाहजेब के अल्लाह हमें रिस्क हलाल वाला बनाए और हमारे रिस्क हलाल में आसानी पैदा करें। और दिन आजाद, हमने आपसे बहुत सारे वादे किए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शाहजेब और मैं आपसे सारे वादे पूरे करें। उस बच्ची से भी मुलाकात करवाएंगे और भी बहुत सारे, और दुनिया की सैर भी कराएंगे, दुनिया का गोल चक्कर भी लगाएंगे। तो डेफिनेटली इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि शाहजेब अहमद और माया खान कर रहे हैं आपका इंतजार, और बहुत सारी खबरें अभी भी बाकी हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू कि आप हमारे साथ, आपने हमारा इंतजार किया। आप लोग जबरदस्त व्यूअर्स हैं और सुबह पाकिस्तान में अब दुनिया का गोल चक्कर हो जाए। और मैं शाहजेब से पूछूंगा, शाहजेब अब मैं बैठूं कि बताओ सबसे पहले हमारी फ्लाइट कहाँ जा रही है? हम यूरोप चलते हैं पहले, चलो उसके बाद कुछ आगे का चक्कर देखेंगे कि कहाँ हमें क्या क्या खबरें मिल रही हैं। जायदाद की तकसीम या बच्चों की हवालगी का मामला तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब जानवरों के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि स्पेन में पालतू जानवरों की हवालगी का अमल भी कानूनी दायरे में लाने पर गौर इस वक्त जारी है। या एग्जैक्टली, अब तक तो ये वाली न्यूज थी ना ऑब्वियसली कि आपके अगर कपल सेपरेशन होती है, डिवोर्स होती है, तो उसमें बच्चों का आता है कि भाई बच्चे किसके पास जाएंगे, किसके बाप के पास, माँ के पास, या जॉइंट कस्टडी होगी। इस तरीके से अब जानवरों के ऊपर भी ये लॉ पास हो रहा है कि जनाब साथ साथ जो है इनका भी फैसला किया जाएगा कि आया वो जो है वो खातून के साथ रहेंगे या हजरत के साथ रहेंगे, या वो दोनों के साथ रहेंगे, एक वीकेंड एक के साथ, एक वीकेंड एक के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा कि ये बताया जा रहा है, माए भी आपको बता रही है कि हुकूमत जानवरों के हकूक के लिए मजीद कानून साजी का इरादा रखती है, और जिसमें सर्कस में जंगली जानवरों पर पाबंदी और दुकानों में पालतू जानवरों की फरोख्त को रोकना भी शामिल है। तो इस तरीके से उनको हुकूक दिलवाए जा रहे हैं जानवरों के, जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी वर्चुअल ग्लास लगाए आपने? बिल्कुल, जानवरों की बात हो रही है और गाय की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही। अच्छा, गाय की बात हो रही है। यू आर ऑल्सो अ गाय, आई मीन, बट वो नॉट उर्दू वाली गाय। आई एम अ गाय। यू आर अ गाय। बट ये इस्तेमाल भी हुआ है शाहजेब कि भाई गाय को वर्चुअल ग्लासेस लगा दिए गए, लेकिन उसके पीछे रीजन बड़ा टेक्निकल था वैसे अगर देखा जाए। वर्चुअल जो चश्मे लगाए गए हैं गाय को, इसकी वजह ये है कि उसको कह लें कि सर्द मौसम में भी और जहां पर ग्रीनरी नहीं भी है वहां पर भी उसको चश्मे के जरिए ग्रीन जो मनाजिर है वो दिखाए जा रहे हैं ताकि वो दूध ज्यादा दे सके। तो इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि कामयाब रहा और दूध देने में भी इजाफा हुआ। बिल्कुल हुआ, बट इतनी क्यूट लग रही है, उनके वैसे इतनी बड़ी बड़ी क्यूट आंखें होती हैं, उनके ऊपर उन्होंने वर्चुअल ग्लासेस लगा दिए, बेचारे मासूम जो है। लेकिन नाउ यू नो कि आंखों से जो आप देखते हो वो आपकी ब्रेन पर कितना असर देता है, और वो ब्रेन पर रिफ्लेक्ट करके आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करता है शाहजेब। सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड द रिसर्च सेज कि उसके बाद उन्होंने दूध भी बेहतर तरीके से दिया, उनकी हेल्थ भी बेहतर हुई, और वो बेसिकली उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से काम करने लगा। खैर, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे एक नन्ही सी बच्ची का, महरीन का, उसके हम दोबारा बात करते हैं और आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से महरीन के जो ख्वाब हैं वो पूरे करने के लिए वो रोजाना, हम जैसे कि जिक्र कर रहे थे, बोर्ड के ऊपर घर बनाती है, उसमें पेड़ पौधे लगाती है और ये सोचती है कि एक दिन उसका अपना घर होगा। और वजीर आज़म पाकिस्तान ने उसको ये उम्मीद दिलाई है, जिस उम्मीद पर वो इस वक्त अपनी ड्राइंग भी कर रही है और चाहती है कि एक दिन उसके सर पर छत हो और उसका अपना घर हो। बस ये दुआ है हमारी और देखने वाले की, इस वक्त हर दिल से ये दुआ निकलेगी इंशाल्लाह कि इस बच्ची को क्या, हर बच्ची को, हर बच्चे को, हर बेटी को जो रुखसत होकर अपने घर से आती है, अपने शौहर के घर, उसको, और हर वो बेटे को जो एक इज्जत के साथ दूसरे की बेटी को ब्याह कर अपने घर लाता है और फिर उसके खुद के घर में रहमत जैसी चीज़ रब ताला जो है अता करता है। उस सब की एक ही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक अपनी छत हो, अल्लाह पाक अपना घर हो, उस घर में सुकून हो, मकान ना हो, वो घर हो। और इस बच्ची की ये जो दुआ थी उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बेघर 5 साल बच्ची ने, जिस तरह लाहौर से इसका ताल्लुक़ है,
इसने ये दुआ की है, हम सबको हिला दिया। और हम वक्फे में भी बहुत इमोशनल होते हैं, इसलिए हमने, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो तरीका है ऑब्वियसली ऐसा होता है कि हमें हर तरह की न्यूज़ जो है आपके सामने लेकर आनी पड़ती है। लेकिन जब हम ये खबर पढ़ रहे थे तो वाकई में हमारे दिल से यही दुआ निकली, अल्लाह पाक हर बच्ची को उसके सर पर उसके माँ बाप का और उसके ऊपर उसके अपने घर का जो है वो साया अता फरमाए। तो ये बच्ची हमारे साथ आज मौजूद है अपने अहले खाना के साथ। महरीन और उनकी फैमिली ने हमें किया, महरीन और उनके तमाम घर वालों को, उनके वालिदैन को हम दोनों की तरफ से अस्सलामु अलैकुम और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले कि हमें उम्मीद है कि और हमारी दुआ है कि इनको अपना घर अता हो। तो किस तरह का घर चाहिए महरीन को, मैं महरीन से जानना चाहूँगी। हमें इमरान खान से घर दिया जाए अच्छा सा, अच्छा सा हमें घर दिया जाए। हाँ, कैसा घर चाहिए, कितने कमरे चाहिए गुड़िया? हमारे घर में अच्छा सा पौधे हों और इतना बड़ा पार्क हो कि इसमें सीढ़ियाँ भी हो, और इंशाअल्लाह और क्या है, केलों का पेड़ भी हो। बस मेरी यही मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैरीन, आप बनाती हैं ना बोर्ड के ऊपर अपना घर बनाती हैं, तो उस घर के अंदर आप क्या क्या चीजें बनाती हैं कि भाई ये सब चीजें मुझे अपने घर के अंदर चाहिए? मुझे अपने घर के अंदर ये चीजें चाहिए। कौन सी? बहुत अच्छी चीजें चाहिए। ये मेरी पहली ख्वाहिश है। और मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगी कि मुझे अपना ही घर मिले। इंशाल्लाह। मैरीन, बाबा साथ हैं बच्चे आपके? गुड़िया आपके बाबा साथ हैं अभी? मेरे साथ है। अच्छा, फखर भाई आप मुझे सुन सकते हैं? साथ ही हैं। जी आवाज आ रही। अच्छा फखर भाई, इस बच्ची की आवाज़ सुनी है और हम दोनों की आंखें नम हो गई हैं। और इस तरह उसने वो हर जुमले के आखिर में कहती है ना, बस मुझे ऐसा घर चाहिए, बस मुझे ऐसा घर चाहिए। बहुत मुझे नहीं पता कि आपके इस वक्त क्या जज्बात हैं। जी बताइए। एक्चुअली ये बड़ी कुर्ब की बात होती है, बच्चे जब घर में हों और बात करें कि पापा हमारा घर क्यों नहीं, तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरी बच्ची इतनी ब्राइट शाइन है और इसे इतना पढ़ने का शौक़ है। मुझे कहती पापा मैं ना पढ़ लिख के ना आर्मी में जाऊँगी और डॉक्टर बनूँगी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मियाँ, हाँ मेरी भी ख्वाहिश है पापा, एक पल, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह मियाँ मुझे घर दे। और इलाही मैंने अप्लाई किया था 2 साल पहले से मैं ट्राई में हूँ। अच्छा फकर भाई मुझे बताएं आप क्या काम करते हैं, तो मतलब जरा हमें ये तो बताइए जरा। मैं ना एक वेयर हाउस है केमिकल का, तो उसके स्टोर के अंदर स्टोर कीपर नहीं होते जो चीज़ें आती हैं फैक्ट्रियों को और इन होती इन्वेंट्री, तो वो मैं स्टोर का काम करता हूँ। हाँ जी, लोडिंग भी कर लेता हूँ कभी, वो क्योंकि मज़दूर आते हैं ना तो मैं कहता हूँ मैं खुद भी मज़दूरी भी साथ कर लूँ, तो चलो इस तरह कुछ पैसे आ जाएंगे। और बच्चे माशाल्लाह अच्छे स्कूल में, जैसे ये मैरीन अब दारे मैं शायद ये सोच रही हूँ उस वक्त के केमिकल के फैक्ट्री में काम करते हैं। केमिकल की फैक्ट्री में सुनकर एकदम से मेरा दिल जो है वो
जो इंसान का मेरा दिल जो दहलाना शाज़ेब वो एक केमिकल की फैक्ट्री में काम करना रिस्क है, बहुत बड़ा हेल्थ को लेकर रिस्क है। क्या केमिकल्स हैं, क्या सेहत होती है, बच्चों की कफालत करना, या इलाही बेटियों का बाप होना। मैं इससे ये सोचती हूँ कि इन्होंने ये कहा, शायद खुद की इतनी ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन एक बाप जब घर जाता है ना, फ़खर भाई मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ, कि एक बाप जब घर जाता है और वो देखता है उसके बच्चे और उसकी बच्ची जो है जो बड़ी हो रही है, क्योंकि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं और बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं, तो अल्लाह उनको जो है ना अपने बाप के ऊपर एक मॉनिटर बना के भेज देता है कि हमें अपना घर चाहिए। तो उस वक्त आप कैसे अपनी बच्ची की कैफियत को कैसे उसको मैं वो कह रहा हूँ कि रोंगटे खड़े होते हैं जब ये ख्वाहिशें करती है ना कि बाबा घर क्यों नहीं मिल रहा, बाबा अभी मैं टीवी पे आऊँगी और क्या हमें घर मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ बेटा अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो देखो, हमें सेहत कार्ड मिला था ना, इसका हमने इलाज करवाया था प्राइवेट, बड़े खुश हुए थे हम। तो मैंने कहा 10 लाख का कार्ड मिल गया, अल्लाह घर भी देगा। और देखिए ये गरीब लोगों के लिए बड़ी नेमत है। हाँ आमीन। और मैं 2 साल से बहुत बड़ी नेमत है, जैसे कि आप क्यों नहीं दे रही हुकूमत, क्यों नहीं दे रही हुकूमत? हाँ जी। अच्छा फखर भाई मुझे बताएं कि जैसे कि आप बता रहे हैं आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आप एप्लीकेशन नहीं ली आपकी अभी तक? नहीं एप्लीकेशन ही नहीं ली, वो कहते हैं जी अगले फेज में, अगले फेज ना क्यों? पता नहीं क्या वजह है। ये हसीक सोसाइटी में कितने मकान बन रहे हैं, इसका क्राइटेरिया उन्होंने क्या बनाया है, तो ये तो वही ज्यादा बेहतर क्या क्राइटेरिया आपको कुछ पता है शाज़ेब? कोई क्राइटेरिया आपको पता है? अच्छा आपने जिस स्कीम में अप्लाई किया और जिस स्कीम में आपने अप्लाई किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने दूसरे फेज का कहकर आपको बहलाया है, आप तफसीलन बताएं कि आपने अप्लाई कब किया, किस तरीके से किया, एप्लीकेशन आपने कब दी, और अब उसका क्या अपडेट आपको बताई जा रही है? मैं आपको बताता हूँ, मैं एप्लीकेशन लेके गया था, और एप्लीकेशन लेके गया था तो वो कहते इस फेज में जो एप्लीकेशन होनी है वो हमने कर ली है, आप एप्लीकेशन खाली तो क्या ये आपको मेरी एप्लीकेशन ले लें। फखर भाई एक ही साल बाद घर शाज़ेब भाई का सवाल है, अच्छा हाँ बताइए, एक साथ बताइए, एप्लीकेशन कब आपको पता चला, कब आपको पता चला देनी है, आप कितना लेट हुए थे, आपको नेक्स्ट कब का बताया है? जी फखर भाई। मुझे उन्होंने कोई 3 साल बाद या 2 साल बाद, यानी कि अगला फेस आएगा ना, उसमें वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन होगी और फिर उस पर कुरानदाजी होगी, और फिर ये भी कुरब है कि पता नहीं अगली कुरानदाजी में नाम आएगा या नहीं, क्योंकि अभी तक तो दरख्वास्त ही नहीं ली, क्योंकि अगर दरख्वास्त ले लेते तो चलो मुझे उम्मीद लग जाती कि मुझे घर मिल जाएगा, चलो मुझे उम्मीद रहती, चलो कुछ दिन मैं इन ये जो घर मुझे मिले हैं टेम्परेरी, जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ आर्जी, तो मुझे हौसला मिला। तो मेरी बस ये था कि मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप जिस घर में रह रहे हैं अभी आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपको किसने दिया, वो कहाँ पर है, आप महाना कमाते कितना है, आपके खर्चे कितने हैं, आपके बच्चे कितने हैं, और जिस जगह पर आप रह रहे हैं ये कौन सी जगह है, ये किसने आपको दी? ये हमारे जिधर मैं नौकरी करता हूँ ना, चौरी साहब है हमारे, मियाँ नासिर रफीक साहब है, एडी साहब है, एडी साहब, और ये सारे जो मेरे दफ्तर वाले, उन्होंने मुझे ये घर दिया कि आप चलो अपना सर छुपाएं आर्जी, क्योंकि ये उनके आगे चले जाते हैं, रेंट पे चले जाते हैं, वो यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह या वो जो बनते हैं, तो फिलहाल तो मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। पापा इनकी आवाज आती, तो बाकी मैं सिर्फ ये कहती हूँ इस वक्त के 92 के प्लेटफॉर्म से मैं इस वक्त शाज़ेब और अपने तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम हर तरह से शॉर्टकट्स बना लेते हैं, हम रूट निकाल लेते हैं, हम रास्ते भी निकाल लेते हैं, हम छोटे छोटे सॉल्यूशंस जो बड़े बड़े मामलात में नहीं होते हम वहाँ पे भी रास्ते निकाल लेते हैं।
तो क्या एक ऐसी बच्ची के लिए, एक ऐसी बेटी के लिए, एक ऐसी रहमत के लिए कि उसके सर पर अपना घर हो, क्या हम इनकी दरख्वास्त नहीं डाल सकते? क्या ऐसी कोई नहीं, मैं गुजारिश कर सकती हूँ, मैं तो कोई भी नहीं हूँ ना शाज़ेब, हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं हुकूमत से, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इनका नसीब, इनका कुरानदाजी, इनके नसीब, इनके हिस्से में निकली नहीं निकली वो उनका नसीब, अल्लाह पाक ने इनका जहाँ रहना लिखा है, जहाँ सफ़र लिखा है, लेकिन क्या हम कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? कम से कम इनको तसल्ली हो जाए कि मैं ये दरख्वास्त ले ली है, मैं दरख्वास्त लेके अपनी घूम रहा था, वो रोज़ अपनी बच्ची के पास घर आते होंगे, वो बच्ची कहती होगी बाबा आज कुछ हुआ, बाबा आज मेरी आपकी दरख्वास्त हुई, उसको क्या पता कि कुरानदाजी की तारीख निकल गई है नहीं निकल, बच्चों को नहीं पता होता। तो क्या हम बच्चों की ख्वाहिश को नहीं इस तरह प्रायोरिटी दे सकते? क्या हम कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? क्या हम उनकी दरख्वास्त नहीं ले सकते? क्या उनकी दरख्वास्त कुरानदाजी में शामिल नहीं कर सकते? इस बच्ची की आवाज़ मैं सुन रही हूँ और जब ये बोलती है, बाबा बोलती है, मम्मा बोलती है, मेरा दिल, मेरे हाथ ठंडे हो चुके हैं इस वक्त, लेकिन क्या हम कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? ऐसा तो नहीं है शाहज़ेब, हम तो रास्ते निकाल सकते हैं, हम जहाँ चाहे, चलो ये नहीं तो ये सही यार, ये नहीं हो सकता। और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने स्कीम का भी ऐलान किया, जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, जिसके तहत बहुत सारे कर्जे भी दिए जा रहे हैं लोगों को, उसके में लोग अप्लाई भी करते हैं, और ये फ़खर भाई जैसे ही लोग हैं जिनको छत की ज़रूरत होती है, वो लोन चाहते हैं, उनको लोन मिल जाए, वो अपना घर ले लें, ताकि जो वो पैसा कमाएं वो उनके घर के किसी रेंट में ना जाए, वो उस पैसे से अपने बच्चों की देखभाल कर सके, उनकी सेहत का ख्याल रख सके। खैर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, जैसे कि वो बता रहे हैं कि सेहत कार्ड उनको मिला है और सेहत कार्ड से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्होंने अपनी बच्ची का इलाज भी कराया है। सर फ़खर भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो महरीन है, महरीन के साथ आपके कितने बच्चे हैं इस वक्त और ये सब स्कूल जाते हैं? जी, महरीन बड़ी बेटी है, इससे छोटी ये आयशा है और छोटा ये मेरा बेटा अहमद है। आयशा का भी मेरा यही शौक़ है कि जो इसकी बेस है ना तालीम की, वो एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में हो कोई 4-5 साल, उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ये यक निसाब एक किताब यानी कि सारे पंजाब में आया है, तो इंशाल्लाह वो सरकारी स्कूलों में भी वही किताबें पढ़ेगी जो प्राइवेट में पढ़ रही। तो मैं चाहता हूँ शुरू में जब प्राइवेट बच्चे मेरे थोड़ा पढ़ जाए, इनकी बेस अच्छी बन जाए, बेस अच्छी बन जाए, इसके बाद छठी क्लास से फिर वो सरकारी में चले जाएं। मेरी बात सुन सकती है? इंशाल्लाह महरीन को मेरी आवाज़ आ रही है? महरीन, अस्सलाम वालेकुम, आ रही है आवाज़? वालेकुम सलाम गुड़िया। अच्छा महरीन, आप दुआ कर दो अपने घर के लिए, इस वक्त पूरी दुनिया है देख रही है 92, तो आप दुआ कर दो, हम सब आपके लिए साथ आपकी दुआ में शामिल हो जाएंगे। आप अपने घर के लिए दुआ कर दो, सब आमीन बोल देंगे। हाँ मैं दुआ करूंगी, बिस्मिल्लाह। और मैं माँ बाप के लिए दुआ भी करूंगी। अच्छा, तो अपने घर के लिए भी दुआ कर दो, दुआ कर दो, सुना दो, आप सुना दो। करूंगी, अभी कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मियां में कर दे, अल्लाह मियां में घर दे दे। बहुत शुक्रिया फकर भाई आपका, आपके बच्चों के ढेरों प्यार, आपके लिए ढेरों दुआएं, और इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसकी आवाज़ सुन रही हूँ। बस ये दुआ है कि हुक्मरानों से अपील करते हैं कि अगर हो सके तो इस नन्ही महरीन के घर की दरख्वास्त को अपनी कुरानदाजी में शामिल कर लीजिए, या कोई रास्ता निकालिए। जब रब ताला अपने बंदे के लिए रास्ता निकाल सकता है और निकालता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम बंदे दूसरे बंदे पर रहम क्यों नहीं खाते? थोड़ा सा और सही, जहाँ इतना किया है थोड़ा और सही। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ सवेरे पाकिस्तान में शाज़ेब और माया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने घरों में रहना नसीब फरमाए और बरतना फरमाए। अल्लाह आमीन। एक बार फिर
हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और शाहजेब, एक दिन याद है मैंने कहा था मैं गाड़ियों से खेलती थी तो तुमने कहा कि मैं डॉल देखता हूं, तो ये क्या बात थी? देखो डॉल्स वैसी क्यूट होती हैं, हर एक को पसंद होती है, उनमें क्यूटनेस इतनी होती है, ब्यूटी इतनी होती है। वो बात अलग है कि हाँ कोई खेलता है कोई नहीं खेलता, लेकिन जापानीज डॉल्स के हवाले से शाहजेब बड़ी जबरदस्त जो है वो कोई नुमाइश हो रही है, कोई इस्लामाबाद की कोई। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है गुड़ियों की नुमाइश आजकल इस्लामाबाद PNCA में जारी है। जापान में कदीम जमानों से ही गुड़ियां आम जिंदगी का अहम हिस्सा रही हैं और हमने भी बचपन से जापानी डॉल्स के बारे में बहुत सुना है। जैसा कि ये बताया भी जाता है कि जापानी खवातीन का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, इलाकाई रस्म व रिवाज की अक्कासी करती हैं ये डॉल्स। तो इसी हवाले से ये जो नुमाइश सजाई गई है PNCA में इस्लामाबाद में, वो हमारी नुमाइंदा 92 न्यूज़ की अक्सा खालिद आपको दिखा रही हैं, वो देखते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र तय करने वाली मरमरी हुस्न की जापानी गुड़ियाओं का पड़ाव इन दिनों इस्लामाबाद में कायम PNCA है। इनके लिबास में जापान और जापानी आवाम की ख्वाहिशात का अक्स झिलमिलाता है। हर गुड़िया अपने अंदर एक अलग मकसद और मफहूम रखती है। आइए यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और उनसे जो है इस नुमाइश के बारे में मज़ीद। एक तो सबसे पहले आर्ट एंड ब्यूटी और कल्चरल एक्सचेंज जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हो रहा है वो, प्लस जो डॉल कल्चर है जापान का, उसको एग्जिबिट करना। और मेरे लिए इसलिए अमेजिंग सी बात है क्योंकि हमने गुड़ियों को हमेशा खिलौनों में देखा है, तो गुड़ियों को इतना डिफरेंट वास्ट कैनवस पे है जिसमें फोक है, जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें वॉरलॉर्ड है, जिसमें जापान के अपने कल्चर हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है, जिसमें पेरेंटहुड है, जिसमें लव है, जिसमें बहुत कुछ समझ आ रहा है मुझे। उनका वर्क बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल है देखने के लिए कि आपको एक्चुअली रियलिस्टिक लगते हैं ये सब। हमारे डॉल्स में इतनी वो नहीं है, स्किल्स नहीं है जो डॉल मेकर्स हैं हमारे यहाँ, बट इनके डॉल मेकर्स में इनका एक अपना प्रोफेशन है, एक अपनी दिलो जान इनका नज़र आती है कि भाई इसमें प्यार से बनाया गया है, इसमें मेहनत से बनाया गया है। अच्छा सा सरप्राइजिंग सा फील हुआ, हर जगह बड़े कलर्ड से हैं और फील हो रहा था कि जापान के कल्चर को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। और इसमें यहाँ पे डिफरेंट स्कल्पचर्स हैं, उसके अलावा हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं जो कि बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े अट्रैक्टिव से एलिगेंस हैं जो कि जापान को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स इट। ये इनका अपना कल्चर प्रेजेंट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इनकी ड्रेसिंग, इनके हेयर स्टाइल्स बिल्कुल डिफरेंट है। नुमाइश में मुख्तलिफ इक़साम की गुड़ियाँ रखी गई जो ख़वातीन के लाइफ स्टाइल, हेयर स्टाइल और फैशन को उजागर करती हुई नजर आई, जबकि इनमें से कुछ गुड़ियाँ लकड़ी की बनाई गई जिन्हें ख़ास तकनीक से तैयार किया जाता है और एक ख़ास तकनीक से मुख्तलिफ कपड़ों को जोड़कर इनका लिबास भी तैयार किया जाता है। कैमरामैन बाबर भट्ट के साथ अक्सा खालिद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। तो जनाब अब हम आपको अगले सेगमेंट की तरफ लेके चलते हैं। शाहजेब, हम देख रहे होते हैं कि ऑब्वियसली बहुत सारे जानवर जो होते हैं जो सड़कों पे होते हैं, बेसिकली जो स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रे एनिमल्स हैं, या तो वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं या किसी एक्सीडेंट, हादसे का शिकार हो जाते हैं। आप देखते हैं, आपको फिर अफसोस भी होता है। ऑब्वियसली हाईवेज हैं, रोड्स हैं, सड़कों पर जो भी हादसा होते हैं, लेकिन या फिर उनको जो है मारा जाता है, धुतकारा जाता है, या फिर किसी न किसी तरीके से उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। लेकिन इस सारे एक्शन को देखते हुए एक पाकिस्तानी रेजिडेंट जो नहीं है और लेकिन है वो पाकिस्तानी, दिल से पाकिस्तानी, रूह से पाकिस्तानी और जज्बे से पाकिस्तानी है, लेकिन स्कॉटलैंड की रिहायशी है। उन्होंने जब ये हालात देखे तो उन्होंने फैसलाबाद में, बेसिकली वो शी इज बेसिकली फ्रॉम फैसलाबाद, उन्होंने ये इरादा किया कि मैं क्यों ना कोई एक शेल्टर बनाऊं। उस शेल्टर में मैं हर तरह के वो जानवर जो सड़क पर स्ट्रेज फिर रहे होते हैं और उनको जो है ना, उनको एक शेल्टर मिल जाए, उनकी नशोनुमा हो, उनका मेडिकल वहां पर हो, सारी देखभाल की जाए। यानी कि वो रहती है स्कॉटलैंड में है, लेकिन फैसलाबाद से क्योंकि उनका ताल्लुक है और यहाँ के हालात वो देख चुकी हैं कि जो लावारिस जानवर हैं या जो जानवर गलियों में फिर रहे होते हैं, जिनकी कोई ना देखभाल की जाती है, उनकी सेहत की, ना उनके खाने का ख्याल रखा जाता है, उनको प्रॉपर जो उनकी डाइट है उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता। बस वो बेचारे जो है वो लावारिस घूम रहे होते हैं
उनका ख्याल करने के लिए एक शेल्टर होम कायम किया स्कॉटलैंड में रहते हुए। लेकिन वो विजिट करती हैं पाकिस्तान, वो आती हैं और आकर देखती हैं सारे मामलात कि किस तरीके से उनकी देखभाल की जा रही है, कितने उनके जो वहाँ पर स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, उनमें इजाफा हुआ है। तो इस तरीके से वो एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा, कहते हैं, मैं कहती हूँ सही वाली बात है कि मैदान में उतर गई वो इस मिशन को लेकर, और उनकी टीम भी जो है वो काम कर रही है। और इसी पर आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा रसूल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में आने के लिए निकाला, और इतना बड़ा आप काम कर रही हैं, कमेंडेबल। और शाजिब सर कहते हैं ना, सलाम है आपको वाकई में। लेकिन तारा, पहले आप जो काम कर रही हैं उसकी ज़रा इंतहाई तारीफ के बाद ये ज़रा ज़रूरी है, कब शुरू किया इसका, जो है आगाज़ कब हुआ इस सफ़र का, कब आपको आइडिया आया कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, और वो एक इनर एक कॉल होती है ना कि दिस इज़ माई कॉलिंग, तो वो कब उसका एहसास हुआ? क्या है कि जैसा मैं ऑलवेज कहती हूँ कि हम जब हॉलीडेज़ के लिए पाकिस्तान आते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट वर्ल्ड है। जब हम पाकिस्तान एयरपोर्ट से ही उतरते हैं तो वहीं से ही हमें जो मिजरी जानवरों के लिए और इंसानों के लिए वो हमें तभी से नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो फील भी बहुत ही ज़्यादा होती है। शायद जब पाकिस्तान में आप लोग रहते हो तो आपको आदत हो चुकी होती है, तो हमें वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, हिट करती है। तो इस तरह से जब भी मैं वहाँ पर रहती थी, हॉलिडे करती थी, मतलब जो वीक 2 वीक आप रहते हो, तो उसमें जो मुझे मेरे से हो पाता था, ह्यूमंस के लिए भी, जानवरों के लिए भी, तो वो सब करते थे। और जब हम इधर वापस भी आ जाते थे तो पीछे से जो फैमिली लोग हैं, इस तरह से उनके साथ भी आप इन टच होते हो या मीडिया पर भी देखते हो, तो जितना यहाँ रह के हम कर सकते थे तो वो मैक्सिमम करते थे। तो लेकिन फिर एक दफ़ा जब मैं गई 2019 में, तो वहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ कि एक डॉग था, पहले भी 1-2 दफ़ा हुआ कि डॉग को उठाया, डॉक्टर के लेके गए, सारा उसका इलाज करवाया, तो चीज़ ठीक हो गई। तो लेकिन फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं उस डॉग को नहीं बचा सकी, और वो था भी मैक्सिमम मिजरी में था। उसकी आंख शायद किसी ने कुछ मार के फोड़ दी हुई थी, तो पूरी बॉडी उसका बहुत बुरा हाल था। तो उसको सारा दिन मैं उसके साथ हॉस्पिटल में रही, आई थिंक चल रात को 7-8 बजे तक मैं रही, तो नहीं बचा पाए। तो इवन जिस डॉक्टर के पास था वो, उसके पास वो इनफ मेडिसिन भी नहीं थी, और मुझे पाकिस्तान के रस्तों का नहीं पता था। तो मैं अभी रास्ते में रोड पर ही थी, उसके लिए किसी और दूर केमिस्ट से दवाई लेने जा रही थी, तो रास्ते में मुझे कॉल आई कि आप वापस आ जाएं, अब वो नहीं बचा है। तो अब ब्रिंघम होम अपने साथ में उसे गाड़ी में ले आई, और उसे वहीं साथ खाली जगह थी, प्लॉट था खाली, वहां दफना दिया उसे। तो इसने मेरे पे, मेरा ख्याल है, बहुत बुरा असर छोड़ा। तो फॉर ऑल 5 डेज में। अच्छा तारा साहबा, इससे फिर आपने सोचा होगा यकीनी तौर पर कि अब मैं कोई शेल्टर होम बनाऊं जहां पर प्रॉपर उनकी हेल्थ की देखभाल सके, उनकी डाइट का ख्याल रखा जा सके, उनको प्रॉपर वैक्सीन दी जा सके। तो मुझे बताइएगा, शेल्टर होम जो आपने कायम किया है, एक तो उसका नाम क्या है, उसके मेंबर्स कितने हैं, वहां पर अभी कितने जानवर हैं जो लाए गए हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया हो, और क्या वहां पर ट्रीटमेंट भी किया जाता है जानवरों का? जी बिल्कुल। मैंने वहाँ शेल्टर बनाया है जिसका नाम ताहिरा एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन है। तो वहाँ पर इस वक्त तक हम अबाउट 2500 हम रेस्क्यू कर चुके हैं, 1500 से ज़्यादा हमने स्पे न्यूड, क्योंकि हम उनकी ग्रोथ पर, रूट कॉज पर काम कर रहे हैं ना, कि इनका ख़त्म हो, मसला इनका ख़त्म हो। ये नहीं कि कोई ज़ख्मी हुआ तो उसे उठा के हॉस्पिटल ले आए, नहीं, हम इसकी वो जड़ ख़त्म करना चाह रहे हैं। रेबी फ्री पे हम पाकिस्तान पे सबसे बड़ा जो हमारा एम है वो रेबी फ्री पे है, जिसको हमने TNVR का हम नाम देते हैं। जबरदस्त आपने जो काम कर रही हैं, जबरदस्त जो काम कर रही हैं आप इस वक्त, मैं यही कह सकती हूँ अमेजिंग है। आपकी टीम्स के हवाले से मैंने बात की थी कि टीम में आपके कितने लोग हैं, ऑब्वियसली किस तरह वो काम कर रहे हैं, और किस तरह आप बताती हैं आप, क्योंकि यहाँ नहीं होती, शाजिब ने भी, हमने भी यही अभी कहा कि आप यहाँ होती नहीं हैं, कितना उनका आपके वाली ही इमोशंस हैं, ऑब्वियसली आप तो एक उससे गुजरी। जी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं पाकिस्तान परमानेंटली मूव हो चुकी हूँ। मैं अबाउट 1.5 ईयर अगो परमानेंट 1 वे टिकट लेके पाकिस्तान आ गई हुई हूँ। तो लेकिन इस वक्त मैं स्कॉटलैंड में हूँ, मैं 2 वीक्स के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी चैरिटी स्कॉटलैंड से रजिस्टर करवा ली थी। तो अभी साल हुआ है, तो मुझे पेपर वर्क के लिए फॉर 2 वीक्स मुझे वापस आना पड़ा। अभी मैं 27 जनवरी को फिर वापस चली जाऊंगी। तो मैं आफ्टर होल 1.5 ईयर के बाद स्कॉटलैंड आई हूँ।
जब से मैंने ये शेल्टर का काम शुरू किया, मैं एक दफा भी घर वापस नहीं आई। तो क्योंकि ये काम ऐसा है कि बड़ा काम कर रही हैं आप, करना पड़ता है। बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तारा रसूल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी लेंस से, और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एक जो ऑब्वियसली स्ट्रे एनिमल्स के लिए आप वेलफेयर चला रही हैं, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत एक नेक काम कर रही हैं और वाकई सच्ची पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है चाहे वो कहीं भी रहे। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड कि आप दोबारा वापस आएँ और फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो अब शाहजेब हम अगला सेगमेंट लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, और हम बात करेंगे कार्डॉक्स टेक्नोलॉजी पर। ये कार्डॉक्स टेक्नोलॉजी क्या है? हम अक्सर सुनते हैं कानकुन के हवाले से, जब माइनिंग का जिक्र आता है तो जो कानकुन है उनका जिक्र आता है, और फिर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर जो उनके हाथों में औजार होते हैं, जिस तरीके से वो बेचारे काम कर रहे होते हैं, उसे देखकर भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो बेचारे अपनी जिंदगी खो बैठते हैं इसी माइनिंग के दौरान। तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो कि हमारी इंसानी जिंदगी जो है वो ज़ाया ना हो और ये माइनिंग भी हो सके। तो ये अक्सर हम देखते हैं, और अब इसमें टेक्नोलॉजीज ना सिर्फ माइनिंग को आसान बना सकती हैं, ये टेक्नोलॉजी कार्डॉक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, बल्कि कानकुनों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकती हैं। तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से फराहम किया जा सकता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली बात करेंगे। उसी खबर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ड्रिलर टेक्नोलॉजी इजलास खान और डायरेक्टर हमजा खान ने। आप दोनों की शिरकत का बेहद शुक्रिया। और सबसे पहले सवाल ये आपसे करेंगे कि ये बताइए कि ये कार्डॉक्स क्या है बेसिकली? कार्डॉक्स टेक्नोलॉजी है क्या? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कार्डॉक्स इट्स बेसिकली अ गैस एक्सपेंशन नॉन एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी, जिसका मकसद ये है कि जितनी भी पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो माइनिंग होती है, नॉर्मली व्हाट दे डू इज़ कि वो माइनिंग जो है ना बाय द यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव होती है। सो दिस इज़ अ यूनिक टेक्नोलॉजी जिसमें जो है ना एक्सप्लोसिव का यूज़ नहीं होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ना हम लोग वही सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि एक्सप्लोसिव से नॉर्मली होता है। ये होता ऐसे है बेसिकली कि एक मेटल ट्यूब होती है जिसको हम एक प्रेशर वेसल बोलते हैं। उस प्रेशर वेसल के अंदर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड शेप में हम उसको, एक हमारे पास स्पेशलाइज्ड फिलिंग स्टेशन होता है जिससे हम उसको फिल करते हैं, और वो जो है ना नॉर्मल लिक्विड ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप सोडा या कोक पेप्सी पीते हैं उसके अंदर जो लिक्विड शेप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको हम एक प्रेशराइज एनवायरनमेंट के अंदर उस प्रेशर वेसल के अंदर फिल करते हैं। उसके बाद उसके अंदर एक उसका फायरिंग हेड होता है, एक उसका सेफ्टी हेड होता है। जो सेफ्टी हेड होता है उसके ऊपर हम लोग एक सेफ्टी हीटर डिप्लॉय करते हैं। जब हम उसको चार्ज करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड शेप के अंदर होती है वो कन्वर्ट होती है गैस के अंदर। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होती है तो जो फायरिंग हेड होता है उसके ऊपर एक रप्चर डिस्क लगी होती है जो कि उस लिक्विड को उसके अंदर उसने कंटेन करके रखा होता है इन दैट प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट। उसके बाद जब वो गैस में कन्वर्ट होती है वो रप्चर होता है और उस प्रेशर से जो है ना वो गैस उसमें से बाहर निकलती है और उसके आगे जो भी हार्ड सरफेस होता है उसको जो है ना वो ब्रेक कर देता है। तो दिस इज़ द होल फिनोमिना ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। दिस इज़ बेसिकली अ ब्रिटिश टेक्नोलॉजी जो कि दैट्स बिन मैन्युफैक्चर्ड इन यूनाइटेड किंगडम। यूके से हम लोग इसको लेके आए हैं एंड इट्स बिन ग्लोबली यूज्ड, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यूज़ हो रही है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ पर हो रही है और क्या ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि यूके में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग इसको लेके आए हैं और हम लोगों ने इसको पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रोल आउट किया हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट एंड 1930s में जो है ना बेसिकली जितनी भी यूरोप में या यूके में कोल माइनिंग वगैरह होती थी वो सारी जो है ना दे स्टार्टेड दिस सिंस 1930s और ये कार्डॉक्स टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जी, मैं हमजा साहब और इजाल अली साहब से ज़रा सवाल अगला करना था ऑब्वियसली, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कार्डॉक्स टेक्नोलॉजी के बारे में आम आदमी को भी पता चले। तो हमारे सामने जब पिक्चर आती है माइंस के बारे में, जैसा शाहजेब कह रहे थे कि उन लोगों के औजार जो होते हैं ऑब्वियसली इस तरह उनके चेहरे और उनका सब कुछ ख़राब होता है, वो पिक्चर जहन में ऐसे क्योंकि हम लोगों ने हमेशा देखा ही ऐसे। वो टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी में जितना फ़र्क आप बता रहे हैं वो तो वाकई में शाहजेब बहुत ज़्यादा मैसिव जो है वो आ रहा है।
आई एम श्योर आप भी एक सवाल करना चाह रहे थे इनसे। बिल्कुल, मैं उनसे यही जानना चाह रहा था, जैसे कि वो जिक्र कर रहे हैं कि यूके की ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, राइट, तो ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है। एक तो ये भी बताइएगा, साथ साथ जैसे कि हम जिक्र करते हैं बार बार माइनिंग के हवाले से कि जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कारकुन होते हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ खो बैठते हैं माइनिंग के दौरान। तो क्या इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम उन तमाम कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे, उनकी ज़िंदगी आसान होगी, उनकी जो जानें हैं वो बच सकेंगी? जी बिल्कुल सर, पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता जाऊँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग मेड इन यूनाइटेड किंगडम, सो इट्स ऑन द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स एंड ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, एंड इट्स अ पेटेंट टेक्नोलॉजी जिसमें इसके सेफ्टी हीटर्स होते हैं, फायरिंग हेड्स होते हैं, वो सारे जो है ना पेटेंट है, जो रिस्ट्रेनिंग हेड्स हैं वो भी पेटेंट हैं, और ये यूएन चार्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड, इट्स बिन डिक्लेयर्ड एज नॉन एक्सप्लोसिव under the UN Charter, तो it's very safe. आप unlike any other explosive कि आप उसको जब आप लेते हैं, बाकी हमजा आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूं कि जब भी जो है ना आप कोई एक्सप्लोसिव यूज़ करते हैं फॉर माइनिंग, एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में रेगुलेशंस हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद उसकी जो उसको जो हमजा आप भी यहाँ पर साथ हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि ये बेसिकली टेक्नोलॉजी, कार्डिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम जान रहे हैं, और हमें तो पता ही नहीं था, हमारे सामने ये पहली दफ़ा जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए अगले कितने अरसे में मैं समझती हूँ कि उस जगह पर आ जाएगा कि जहाँ पर पाकिस्तान के लिए ये शदीद फ़ायदेमंद होगा? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये आप दोनों का बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस द टाइम टू एक्सप्लेन दिस टेक्नोलॉजी। इसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा इन माय ओपिनियन जो ये है वो दिस इज़ दैट नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ ह्यूमन लाइफ, मतलब एक इंसान की जान से ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो इस टेक्नोलॉजी बीइंग के एक नॉन एक्सप्लोसिव है, और बीइंग के इसके यूज़ से अभी तक कोई भी क्या कहते हैं डेथ्स नहीं हुई, जिस तरह मेरे पार्टनर ने भी कहा कि 1930 से इस्तेमाल हो रहा है। तो इन आवर ओपिनियन द बिगेस्ट थिंग दैट वी कैन, जो हम सबसे बड़ी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम इंसानों की और मतलब लेबर की, जो माइन वर्कर्स की, उनकी हम लाइफ बचा दें, उनकी हम इंजरी से हम उनको बचा दें। इसके अलावा द बिगेस्ट फ़ायदा दैट वी फेस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट वी फेस इन पाकिस्तान। एक्सप्लोसिव्स के जो बहुत मसले होते हैं, डेंजर्स तो बिल्कुल हैं, लेकिन इसके अलावा इसके लॉजिस्टिकल भी बहुत इश्यूज फेस करते हैं हमारे जो पाकिस्तान के जो माइनर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैगजीन जिस तरह मेंशन की कि आपको बनानी पड़ती है, बट दैट्स नॉट इवन द बिगिनिंग ऑफ इट। हमें लाइसेंसेस हासिल करने होते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट हासिल करना होता है, तो ऑल दोज कंबाइंड टुगेदर इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर द कॉमन मैन टेक्नोलॉजी जो है ना, हमजा की बात काटते हुए वो वाली बात है कि आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन वाकई में टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे लेकर आएगी जहाँ पे हमारे लिए बहुत जबरदस्त जो है हमारी ग्रोथ होगी। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और रखिएगा अपना बहुत ख्याल। और आते हैं जनाब हम इंशाल्लाह छोटे से वक्फे के बाद, और वो होगा कल इंशाल्लाह, कल होंगे बराह रास्त। अल्लाह हाफिज़।